हुकूमत नाफिज करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने बड़ा समझाया उनको, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। वो अहिंसक लोग ने एक दिन हथियार उठा लिया, और जब हथियार उठाया तो जो निजाम मुस्तफा वहां स्थापित करना चाहते थे वो फ्रांस भाग रहे हैं, वो जर्मन में भाग रहे हैं, वो भारत में शरण ले रहे हैं। तो हमारे देश में जब रोहिंग्या मुसलमान आया तो हमारे हर शहर में, दिल्ली में, बंगाल में इतने बड़े बड़े जुलूस निकले और कहा कि रोहिंग्या हमारे भाई हैं, उनको यहां बसाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग गई, सुप्रीम कोर्ट भी ह्यूमन राइट्स की बात करने लगी, मानवता की बात करने लगी। अब आपके रोहिंग्या जो हैं इस देश में बसे हुए हैं। और उस सबसे ऊपर कमाल की बात देखिए कि रोहिंग्या बर्मा से 300 किलोमीटर दूर चल के वो जम्मू में पहुंच गया, और जिस जम्मू में भारत के नागरिक को नागरिकता नहीं मिल सकती, मुझे नहीं मिल सकती, आपको नहीं मिल सकती, 7.5 कश्मीरियों को नहीं मिल सकती क्योंकि वो हिंदू हैं, उसके बावजूद भी वो रोहिंग्या आज की डेट में जम्मू में 98,000 हैं। ये कोई 50 साल बात नहीं, 10 साल के अंदर हुआ है। और उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनको मकान भी दिए जा रहे हैं। तो इस देश में 2 निशान 2 प्रधान की बात हमने बहुत सुनी थी, लेकिन पूरी की पूरी एक स्टेट जो ये क्लेम करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है हमारे केस के सिलसिले में कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है मुस्लिम बहुल राज्य है, वहां 70% मुसलमान रहते हैं, लिहाजा यहां पे माइनॉरिटी कोई नहीं होती है। 70% वहां मुसलमान हैं, बाकी डोगरा हैं, सिख हैं, हिंदू हैं। तो वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यहां कोई माइनॉरिटी रहती है। तो उनके संविधान के हिसाब से माइनॉरिटी भी मुसलमान है। तो तीसरा फ्रॉड देखिए कि भारत सरकार जो यहां से पैसा भेजती है, जो माइनॉरिटी को पैसा जाता है, वो पैसा भी 70 साल से खा रहे थे। हमने इसको भी चैलेंज किया, हमारे मित्र हैं अंकुर शर्मा, उन्होंने चैलेंज किया वहां कि साहब ये राज अजीब राज है, यहां 70% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर माइनॉरिटी को बताया गया है कि यहां पर माइनॉरिटी मुसलमान है, यहां हिंदू है, मान है, यहां पंजाब में माइनॉरिटी हिंदू है, लेकिन माइनॉरिटी के अधिकार थोड़ी बदल जाते हैं कोई, वहां माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं है। तो 70 साल से वो ईमानदार कश्मीरी, वो समझदार कश्मीरी माइनॉरिटी का पैसा खा रहे थे और कहने लगे कि हमारे संविधान में तो माइनॉरिटी का मतलब है मुसलमान। कितने भोले लोग हैं वो। इस पे भी केस चल रहा है। तो हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, भारत माता की जय भी बहुत होती है, लेकिन भाई भारत माता की जय कहने से भारत माता सुरक्षित नहीं होगी। भारत माता की जय कहने से सुरक्षित जब होगी जब इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल आतंकवाद का आप सामना करेंगे, पॉलिटिकल आतंकवाद का सामना तय करेंगे आप। हम उसके से आंखें फेर लेने से बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं नहीं, ये इशू नहीं है, इस पे अभी बात नहीं करते, ये आज की बात नहीं है, बात की देखेंगे, कल देखेंगे। लेकिन इस देश की सरकारों का अरबों खरबों रुपया तो इसी पे खर्च हो रहा है। आप सब खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, 3 दिन में 2 फौजी कश्मीर में मारे जाते हैं। एवरेज आ रहा है कि कश्मीर में 2 फौजी या तो वो भारत जो वहां के लोग हैं उनके हाथों मारे जाते हैं, या पाकिस्तान के आए टेररिस्ट से मारे जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर लोग नहीं सोचते कि यार 2 फौजी, किसी ना किसी घर का बेटा मर रहा है, और वो फौजी में उस मां ने जिसने अपने बेटे को भेजा होगा, वो इसलिए नहीं भेजा था कि हिंदुस्तान के लोग जिन्हें आप मासूम कहते हैं, भटके हुए कहते हैं, जिन्हें कहते हैं ये इनोसेंट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके पत्थरों से मारा जाए। उस मां ने अपना बेटा इसलिए नहीं भेजा था, उसने दुश्मन से लड़ने के लिए भेजा था, बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन ज्यादातर आपके फौजी इंटरनल डोमेस्टिक जो आतंकवाद है, जो इस्लाम के नाम पे कश्मीर में चलाया जा रहा है, उससे मारा जा रहा है। लेकिन इस पर डिबेट नहीं होती, इस पर बातचीत नहीं कोई करता, इसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। तो मेरा कहना यह है कि आप किस चीज को चैलेंज मानते हैं। गरीबी, भुखमरी, ये तो दुनिया में सब जगह है भाई। क्या अमेरिका में भुखमरी नहीं है? लेकिन क्या अमेरिका को जरूरत पड़ी थी कि एक घटना मात्र हुई थी उसके यहां, उस पर डिबेट हो सकती है कि वो कैसे हुई, क्यों हुई और कौन उसके पीछे था। 9/11 हुई, उनको लगा कि किसने किया है, उन्होंने 2 देशों को खत्म कर दिया। कोई यूएनओ से नहीं पूछा, कोई सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं पूछा, उन्होंने किसी की चिंता नहीं की और खत्म कर दिया उन्होंने। दोबारा हमला नहीं हुआ। यह बात कि इस सरकार के आने के बाद 4.5 साल में भी हमने हिंदुस्तान में कोई धमाका नहीं देखा। नहीं तो हिंदुस्तान में भी बड़े धमाके होते थे भाई। कभी कोई कोयम्बटूर में करता था, कोई अजमेर में करता था, कोई मालेगांव में करता था। तो आपकी विल होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे यहां एक बड़ा संकट यह है कि समाज हमारा इतना भोला है कि हम सरकारें चुनते हैं और फिर सरकार को काम दे देते हैं कि आपको यह करना है, और फिर उसके बाद चद्दर तान के सो जाते हैं। हम फिर पूछते नहीं हैं। तो जब आप चद्दर तान लेते हैं तो वो भी पीठ मोड़ लेते हैं, वो अपने और कामों में लग जाते हैं।
मैं कह रहा हूं कि जो समाज जागृत नहीं होता, जो समाज अपने राइट को नहीं जानता, अपने अधिकार को नहीं जानता, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, उन्हें फिर वही नेता मिलते हैं जैसे पिछले 70 साल में हमें मिलते रहे। अगर समाज जागृत हो जाएगा, आप समाज को सही सही बातें बताएं, इतिहास की बताएं, वर्तमान की बताएं, कल जो घटी है वो घटना बताएं, और उन घटनाओं से वर्तमान में क्या हो सकता है, कैसे हमारी जीवन इफेक्ट हो रहा है उससे, जो हमको अनकॉन्शियसली पता नहीं चल पा रहा है लेकिन हर दिन इफेक्ट हो रहा है उस